प्रिंसिपल सबको पता है और ये भी बताया गया कि 42nd अमेंडमेंट से उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए, जब कुछ चेंजेस तो ऐसे भी थे जो नहीं हो सकते थे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ थे। 2-3 वक्ताओं ने उनके बारे में जरा बताना, हालांकि वो चले गए हैं, अभी उन्होंने बताया था कि भाई हम किस लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बच्चों के लिए जो फोकस किया गया वो फोकस किया गया कि क्या हम इस यूसीसी के बारे में इकट्ठे हुए हैं या एक हम ऐसे समाज के लिए इकट्ठे हो जो इस सभ्य समाज का रूप हम दे सकें, और बच्चों के लिए वही संस्कार मिलने चाहिए, बच्चों को वो संस्कार हमें देने चाहिए जो डॉक्टर ओंकार सिंह जी ने अपने वक्तव्य में कहा, और दूसरे लोगों ने तो सिविल प्रोसीजर कोड के बारे में, जन प्रक्रिया संहिता के बारे में, एविडेंस एक्ट के बारे में आपको बताया और बहुत सारी बातें की। लेकिन जो वो कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 कहता द स्टेट विल नॉट इनेक्ट द लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शैल बी। कहने का मतलब ये कि आर्टिकल 13 ये कहता है कि हमारा कोई ऐसा कानून नहीं होगा जो हमारे संविधान के प्रदत्त फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है। और कुछ क्रिमिनल जैसे 498 ए बना, 494 बना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं 494 के बारे में, किसके ऊपर लागू होगा, किसके ऊपर लागू नहीं होगा। तो ये बताता है कि एक तरह का कानून नहीं। आर्टिकल 14 कहता है स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ। ये सबके बीच समता की बात करता है। अब समता के बारे में बात करते हैं तो क्या सब लोगों को समान अधिकार मिले, पुरुष को, नारी को? तो उत्तर नहीं मिलता है, सबको समान अधिकार अभी नहीं मिले। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। जब हम चारों बात कहते हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ की बात छोड़िए, लेकिन सेक्स के बारे में बात करते हैं तो क्या महिलाओं को, जो अभी डॉक्टर साहब ने ये कहा कि महिलाओं को जो हमारी 50% आबादी है, उनके अधिकारों के बारे में हम कब तक बैठे रहेंगे और कब तक नहीं सोचेंगे? अब आती है बात प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स की। आर्टिकल 19 कहता है रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, प्रोफेशन, वहाँ भी हम सबको बराबरी का अधिकार है। आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो सबको समानता का, समान जीवन का अधिकार है, पर्सनल लिबर्टी है, और वो बहुत ज़्यादा उसको एलिबोरेट किया गया है बुद्धदेव कर्मास्कर केस वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल AR 2011 सुप्रीम कोर्ट में। लाइफ मीन्स, लाइफ को डिफाइन किया है सुप्रीम कोर्ट में कि जीवन क्या है। तो लाइफ को बताया कि जीवन एक मनुष्य जीवन नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन है जो डिग्निटी के साथ जिया जाए, जो एक समानता के साथ जिया जाए, अच्छे उद्देश्य के साथ जिया जाए, और इसमें डिग्निटी मेंटेन होती हो, उसका एक गरिमा बनी रहे। लाइफ मीन्स लाइफ विद डिग्निटी एंड नॉट जस्ट एनिमल लाइफ। उनका जानवर जैसी जिंदगी का कोई जीवन नहीं है, इसलिए एक ऐसी जिंदगी चाहिए जो डिग्निफाइड। अभी आर्टिकल 25 के बारे में कहा कि फ्रीडम ऑफ कंसेंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। तो किसी भी कोई भी कानून आए, यूसीसी लागू हो, तो किसी भी धर्म का तो कोई आज नहीं आनी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पर्शियन, कोई भी हो। अभी जब हम आर्टिकल 44 की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, द स्टेट्स हैव एंडेवर्ड टू मेक द यूनिफॉर्म सिविल कोड। जब संविधान सभा में ये बात आई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए, मतभेद हुए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात नहीं चली, बताया गया कि उन्होंने इस वजह से इस्तीफा दिया। तब तो इस्तीफा देने का प्रश्न था नहीं। ये चर्चा जरूर हुई थी कि एक सा कानून सबके लिए हो, समान कानून सबके लिए हो, लेकिन वो बात नहीं चली, और इसलिए इसको आर्टिकल 44 को 4th पार्ट में डाल देंगे। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साहबानो, AR 1985 सुप्रीम कोर्ट 945 पर जो
मुस्लिम महिला के संबंध में जजमेंट दिया कि उसको तलाक के बाद भी मेंटेनेंस मिलना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए, जो बाद में बाय वे ऑफ इनेक्टमेंट जो एबॉलिश कर दिया गया। उस मोहम्मद अहमद खान के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर ताहिर महमूद की एक बुक का रेफरेंस दिया है, तो उसको कोट किया हूँ। डॉक्टर ताहिर मोहम्मद इन हिज बुक मुस्लिम पर्सनल लॉ 1977 edition at page 200 and 202 has made a powerful claim for framing uniform civil code for all citizens of India. He says, in pursuance of the goal of secularism, the state must stop administering religion-based personal law. He wants to lead to come from the majority community, but he should have thought that lead or no lead, the state must act. It would be useful to the appeal made by the author to the Muslim community.